ओके। मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ आ रही है। ओके फाइन। ओके, तो मैं बात कर रहा था प्रोविजन की। प्रोविजन का मतलब होता है जैसे किसी के द्वारा चोरी की गई पहली बार, तो बजाय कि उसको हम जेल में रखेंगे, उसको जो है प्रोविजन में रखा जाता है। वो जाकर के कमेटी के अंदर रह सकता है, लेकिन दे हैव टू रिपोर्ट टू द प्रोविजन ऑफिसर मंथ वाइज या जब भी। Okay, उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। प्लीज बंद करिए। नेक्स्ट है पेरोल। पेरोल का मतलब जैसे कि अभी बताया मैंने कि पेरोल का मतलब होता है कि किसी के द्वारा जो है अगर अच्छा व्यवहार किया जाता है, जैसे किसी को 5 साल की सजा है, तो अगर वो 3 साल काट लेता है सजा, उसके बाद अगर उसका व्यवहार अच्छा रहा है, ओके, और बाकी जो भी प्रोग्राम जेल के अंदर हुए हैं, जो भी वैलिडेशन प्रोग्राम या पार्टिसिपेशन सभी में उसका बिहेवियर अच्छा रहा है, तो उसको फिर वो जो है पर्सन ग्रांट दी जाती है। इसको भी पेरोल पे जा सकता है कमेटी के अंदर, बट अगेन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं दैट हैव टू फॉलो। ओके, उसको लगातार जो भी सुपरविजन में पेरोल ऑफिसर होगा उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी वो जोग्राफिकल एरिया में जहाँ रहता है उसको छोड़ के नहीं जा सकता। और बाकी दोबारा अगर कोई जो क्राइम करते हैं उस टाइप के लोगों के साथ नहीं कॉन्टेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है, तो ये सभी चीज़ें रिपोर्ट बना करके देनी पड़ती है प्रोविजन ऑफ पेरोल ऑफिसर को। वो आपका पेरोल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जुवेनाइल इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, जिसको हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का? किसी बच्चे के द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है, डिलिक्वेंट मतलब होता है कि डिलिक्वेंट बिहेवियर बोलते हैं ना। डिलिक्वेंट बिहेवियर का मतलब होता है कि अलग प्रकार का व्यवहार, इज नॉट राइट समथिंग, ऐसे बोल सकते हैं, गलत व्यवहार। तो डेलिक्वेंसी जुबिनाल मतलब बच्चों के द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की जाती है, ओके, तो उसको लेकर के यहाँ पर दिया है व्हेन दी माइनर इज कमिटिंग अ क्राइम। माइनर का मतलब हुआ कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ओके, जो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, बिलो दी 7 ईयर है, तो उसको तो जो है उसको क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के? जैसे फ्रेंड्स इन फियर, या फैमिली फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, या फाइनेंशियली कभी कभी क्या होता है पैसे नहीं होते गरीब की, जैसे कुछ जो है बच्चे या कुछ लोग करते हैं, या अ, आसपास का नेबरहुड ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है, लोग मोटिवेट करते हैं, इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर शिक्षा नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं इसी प्रकार की गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। तो दैट इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। प्लीज म्यूट कर लीजिए मनु। यहाँ पर कुछ एक्ट दिए हैं, प्लीज इनको एक बार पढ़ के जाना, डिटेल में एटलीस्ट ये याद रखना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये इतनी बार अमेंडेड हुआ है 2021 में। अभी जो लास्ट टाइम जो एक्ट बनाया, जो बिल आया था, उसमें कुछ प्रोविजंस थे, उसको देख लेते हैं। ठीक है। पहले तो ये है कि जो एक्ट बना था, इसके पहले इंडिया जो है ऑलरेडी दो जो कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन 1980 उसका एक सिग्नेटरी मेंबर है, और इसके अलावा हॉक कन्वेंशन जो है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट टू द इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, इसका इंडिया सिग्नेटरी टू द टू मेजर कन्वेंशन रिलेटेड टू चाइल्ड राइट। तो फिर जो है इसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्ट भी लाए गए। एक्ट ऑफ 2015, देखिए जो पहले वाला एक्ट था, जो 2015 वाला जो यहाँ पर बताया था, उसमें जो कुछ प्रोविजंस थे उसको अमेंड करके चेंज करके ये 2021 वाले बिल में जो ऐड किया गया था, जो बना हुआ है। ओके, तो जो फाइनल अडॉप्शन होगा, पहले जो है कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता था। ओके, लेकिन 2021 वाले एक्ट के अंदर वो जो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, इशू किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो फाइनल अडॉप्शन ऑर्डर इशू करेगा, नॉट बाय द कोर्ट। ओके, और पहले जो तो फाइनल ऑर्डर इशू किया जाता था विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन, लेकिन उसमें डिले होते थे, बहुत सारे रीजंस थे, बिकॉज कोर्ट में बहुत सारा डिले हो जाता है, इसके अलावा अडॉप्शन ऑर्डर में बहुत सारे इशू रहते थे। ओके, तो उसको इसमें बिल में हटा दिया गया था, क्योंकि चूंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, वो इशू करेगा, तो स्पीडी प्रोसेस होगा। इसके अलावा 2015 के एक्ट के अंदर जो क्राइम थे डिफरेंट 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड थे क्राइम बाय द जुवेनाइल। एक हिनियस क्राइम, हिनियस क्राइम में जो है कम से कम मिनिमम 7 साल की सजा और ज़्यादा। सीरियस क्राइम के अंदर 3 साल से लेकर 7 साल जेल की पनिशमेंट होगी। और पिटी क्राइम, छोटे मोटे क्राइम होते हैं तो 3 साल से कम। ओके, फिर 2020 के अंदर इसमें चेंज करके इसको दो ही कैटेगरी दी गई, पुट देम इनटू द कैटेगरी ऑफ सीरियस क्राइम। एक तो हो गया आपका मैक्सिमम पनिशमेंट, जो कि
7 साल से ज़्यादा होगा, मोर देन 7 ईयर, और मिनिमम पनिशमेंट आपका 7 साल से कम होगा। इन बिटवीन डिपेंड करेगा किस प्रकार का क्राइम है, उसके अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ बिल 2021, चूंकि वो एक्ट बन गया है अभी, नोट्स थोड़ा पुराना है इसकी वजह से। क्लियर है? ये कुछ नए इसमें अमेंडमेंट या चेंजेस हुए हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद रखने हैं इनके एग्जाम में आता है। इसके अलावा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चाइल्ड की जो है एज, एज को लेकर के, विच एक्ट डज डिफाइन द चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो एक्ट का आपके बारे में पता रहना चाहिए कौन सा एक्ट है। दैट इज द CLPR, इसको शारदा एक्ट। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, उसमें है 14 ईयर्स साथ है इसमें, इसको समझो पहले। ठीक है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो कि 2016 में अमेंड हुआ बाद में। इसमें चाइल्ड की जो है, चाइल्ड को डिफाइन किया गया एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। ओके, इसका मतलब ये है कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट बच्चों का जो है किसी प्रकार से उसको रोका गया, प्रोहिबिट किया गया कहीं पर भी, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक हेल्प आल्सो कम अंडर द, उसको भी प्रोहिबिट किया गया अंडर दिस एक्ट। जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर एक चीज पूछना था। हम्म, सर जैसे जे एग्जाम में दे दिया जाएगा कि उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो जैसे हम्म। जे एक्ट के आगे सिर्फ जे एक्ट लिखा होगा, तो उसको उसको 2000 वाले सन पे लिखेंगे या फिर उसका 2015 में जो हुआ है उसको लिखेंगे पहले? देखो जनरली वैसे जो ईयर होता है पहले वाला वही लगाते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का है इसमें अमेंडेड ईयर, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, सभी एक्ट अमेंडेड होते हैं। ठीक है, या तो सबसे पहली वाली ईयर होती है जब वो एक्ट आता है, या फिर सबसे लास्ट वाली ईयर जनरली हम देखते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के अनुसार आपको देखने में समझ आएगा, जब आपने देख लगाया हुआ क्वेश्चन। इन जनरली होता क्या है कि हमको पहली वाली ईयर देखना पड़ता है जो जब एक्ट बना होता है। ठीक है, उससे क्योंकि वो आपको ऑर्डर में लगाना है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब कि सबसे पहले एक्ट कब आया, तो वो ईयर आपको दिखानी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में दी रहती है, तो अमेंडेड ईयर अगर दी है तो आपको दिख जाएगा कि ये तो अमेंडेड ईयर है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ ईयर भी दी रहती है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ईयर दिया हुआ है। अदरवाइज आपको पहली वाली डेट ही मेंशन करनी होती है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाएंगे आप तो कैसे लगाएंगे, तब तो जो सबसे पहले एक्ट आया होगा उसी को लगाएंगे ना। उसको चीज को थोड़ा ध्यान देना है। जी सर। यहाँ पर फैमिली फंक्शनिंग की कुछ मॉडल दिए हैं जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। कौन कौन से मॉडल है बताइए। लेकिन इसमें और भी एक्ट है, वो आपको थोड़ा पढ़ना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने भी। फैमिली काउंसलिंग बेसिकली सोशल सर वर्क में। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ टेक्निक भी डिस्कस कर दीजिएगा लास्ट में। हाँ, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर में। ये एक दो चैप्टर बचे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद। हाँ, तो यहाँ पर ये मॉडल दिए हैं फैमिली फंक्शनिंग के। बेसिकली होता क्या है कि सोशल वर्क में, सोशल वर्क में फैमिली भी होता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर हम पेरेंट्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं गार्जियन को या चिल्ड्रन को, या फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए सोशल डिस्फंक्शन जो होती है फैमिली के अंदर, फैमिली डिस्फंक्शन जो होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सोशल वर्क विद फैमिली पढ़ते हैं। ओके, तो उसमें जो मॉडल दिए हैं फैमिली फंक्शनिंग के, कि हम फैमिली फंक्शनिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, दीज आर द थ्योरेटिकल मॉडल। ओके, जो कि यहाँ पर है। तो इसमें से देखो एक मिनट, और कौन सा है, सर कम्प्लेक्स मॉडल ऑफ मैरिटल एंड फैमिली फंक्शनिंग। ठीक है, एक ये मॉडल दिया है, बाकी के दो मॉडल और है। एक आपका मैकमास्टर मॉडल है, तीसरा आपका स्ट्रक्चर्ड फैमिली मॉडल, इसको थेरेपी मॉडल बोलते हैं, जिसमें सोशल वर्कर उसका हिस्सा बनता है फैमिली का, उसको समझता है, उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्री सब कुछ समझता है फैमिली के अंदर। फिर उनकी जो डिस्फंक्शनिंग होती है, क्या कारण है, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो थर्ड नंबर का है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फैमिली मॉडल या थेरेपी मॉडल अप्रोच। पहला जो अप्रोच है जो कि सरकम्प्लेक्स मॉडल ऑफ मैरिटल एंड फैमिली सिस्टम, जो कि डेविड पॉसन के द्वारा दिया गया है। इसमें फैमिली फंक्शनिंग को एग्जामिन करने के लिए हम लोग जो तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती हैं या एस्पेक्ट हैं, वो है आपके कोहेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन। कोहेंशन का मतलब होता है कि परिवार के बीच में सामंजस्य कैसा है, परिवार के जो मेंबर है उसके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है। ओके, तो उसके चार लेवल हो सकते हैं कोहेंशन के। एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा डिसंगेज्ड, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है फैमिली के अंदर। मान लीजिए 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है। 2 लोग जॉब करने जा रहे हैं, कुछ लोग घर पे हैं, कोई ज़्यादा, कोई बोल सकते हैं एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता नहीं है।
या तो होता है कि डिसंगेज रहेंगे या सेपरेटेड रहेंगे, थोड़ा बहुत कनेक्शन है। एक होता है डिसकनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड है प्रॉपर तरीके से, इमोशनली बॉन्डिंग, इमोशनली अच्छी बॉन्डिंग है आपस में फैमिली मेम्बर्स के बीच में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर या बाकी की चीज़ें होती हैं, खेलना कूदना, रिक्रेशनल एक्टिविटी, इंटरेस्ट, डीज मीट करिए, वो बोला कनेक्टेड। इन्वेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग, उसको बोलेंगे वेरी हाई। तो वेरी हाई भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो जो बीच बीच का जिसको बोलते हैं कनेक्टेड, या जो कनेक्टेड वाला पार्ट है, इसका मतलब है कि इमोशनल बॉन्डिंग बेहतर होनी चाहिए, कोइंसिडेंट सोसाइटी मतलब फैमिली के अंदर अच्छी होनी चाहिए, तभी फैमिली सही से फंक्शन कर पाएगी। ठीक है। तो सिस्टम बैलेंस का मतलब है कि सेपरेटनेस से और टुगेदरनेस के बीच का जो है, आपका उस चीज़ को फोकस करना है, वो आपका कनेक्टेड हो। ठीक है, इस चीज़ को हम मेजर करते हैं, देखते हैं, या सिंपल भाषा में बोलें, कोइंसिडेंट को चेक करना होता है फैमिली फंक्शन में। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फैमिली के अंदर मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, तो कितना कंट्रोल है फैमिली के अंदर, डिसिप्लिन कितना ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, बच्चों की बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, मगर कुछ वो अपनी बात बोल रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा है, या फिर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है कि जो रिलेशन है फैमिली के मेंबर के बीच में, रोल रिलेशन है, रूल्स जो भी है वो किस प्रकार के हैं, ओके, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना। तो या तो ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कि एकदम छूट दी रहेगी बच्चों की, तुमको जो करना है करो, या फैमिली के मेंबर जो भी कर रहे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत ही क्योटिक माहौल है। ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है कि जो फादर है वो एकदम पूरा कंट्रोल कर रखे हैं, बच्चों को मौका नहीं मिल रहा अपनी बात रखने का, ये कुछ सुनता नहीं, या जो कुछ बोला जा रहा है मदर के द्वारा, फादर के द्वारा, वही फॉलो किया जा रहा है, तो वो उसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर फैमिली के अंदर नहीं है। तो इससे फैमिली स्टेबल नहीं होगी। तो बीच का रास्ता देखना होता है, जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कैटेक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोइंसिडेंट के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो इसका मतलब है कि बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, उनके आपस में बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है, इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें दिखाती हैं कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि बैलेंस सिस्टम अगर है तो मतलब कम्युनिकेशन अच्छा है, और कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है फैमिली के अंदर, मतलब फैमिली के अंदर डिस्फंक्शन होगी होगी, क्योंकि बैलेंस सिस्टम बहुत अनबैलेंस हो जाएगा। लोग बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है, बात ही नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से डिस्फंक्शनिंग बढ़ती है। मैक मास्टर मॉडल के में यहाँ पर उन्होंने दिए डायमेंशन, फैमिली फंक्शनिंग के कुछ डायमेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन होना चाहिए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बिहेवियर कंट्रोल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन मतलब पता ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अफेक्टिवनेस, अफेक्टिव रिस्पॉन्सिबनेस का मतलब क्या होता है, एनीबडी, रिस्पॉन्सिबनेस की मतलब फैमिली के जो मेंबर हैं वो रिस्पॉन्ड करें। कभी कभी क्या होता है फैमिली के अंदर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है, या एक दूसरे के थोड़ा इंटरेस्ट लेना है दूसरे के काम में, या किसी को जरूरत है किसी प्रकार की, तो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करना, अपने आप को इंटरेस्ट शो करना फैमिली मेंबर्स के बीच में, या जो भी जरूरत है उसमें अपनी फीलिंग को, भावनाओं को व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना, दिखाना, दर्शाना, इंटरेस्ट शो करना फैमिली मेंबर आपस में, वो कहलाता है अफेक्टिव रिस्पॉन्सिबनेस। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। दूसरा इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि फैमिली के अंदर कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना, तो वहाँ पर इन्वॉल्व होना लगातार, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो पता चला कि 2 लोग गायब हैं, 4 लोग हैं घर के अंदर, तो हमेशा उसका हिस्सा बने रहना है एक्टिविटी में, या कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हम बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। जहाँ पर लोग फैमिली के अंदर सभी के सभी लोग इंटरेस्ट शो करते हैं सभी एक्टिविटी में, चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे खुशी के जो माहौल हो, या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो फैमिली के अंदर, तब भी सभी इन्वॉल्व होंगे, सभी इंटरेस्ट दिखाएंगे, दैट मीन्स वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर फैमिली जो मैंने बताया है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि फैमिली के अंदर सोशल वर्कर मतलब डायरेक्टली वो उसका हिस्सा बनता है, और वहाँ पर उनकी चेक करना फैमिली मेंबर के बीच में कितनी क्लोजनेस है, रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, कौन किसके साथ अलायन है। ये भी होता है कि फैमिली के अंदर 4 लोग होते हैं, तो 2 लोगों के बीच में, जैसे कि मान लीजिए फैमिली के अंदर 5-6 लोग हैं, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स स्पेशली किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को मतलब प्यार करते नहीं, लेकिन ऐसा दिखता है, या मान लीजिए कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आपस में, जैसे फादर है वो कम बात कर रहे हैं बच्चों से, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं गैप होगा, वो भी डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बनेगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए वो चेक करते हैं कि अलाइनमेंट कैसा है रिश्तों के बीच में। ठीक है, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, बाकी पेरेंट्स की, जो भी इतने मेंबर हैं फैमिली के अंदर सबकी। बाउंड्री को चेक किया जाता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच बाउंड्री कैसी है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्री है, या बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि
अथॉरिटेटिव नेचर हो पेरेंट का, कि वो उनको नेगोशिएशन नेगोशिएशन पावर ही ना हो बच्चों के पास, कि बिल्कुल बात ही ना कर पा रहे हो, अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल वर्कर हिस्सा बनता है फैमिली का, मतलब फैमिली में डायरेक्टली जा करके वो इन्वॉल्व होता है, थेरेपी जिसको बोलते हैं, थेरेपी मॉडल, थेरेपी अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट है कारा। ये कारा बॉडी है, तो पता होगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये स्टैचुटरी बॉडी है, और इसको 1990 में बनाया गया था। इसका काम होता है प्रमोट इन कंट्री अडोप्शन एंड फैसिलिटेट इंटर स्टेट एडोप्शन, इंटर स्टेट और इंटर कंट्री एडोप्शन को भी रेगुलेट करना, दोनों काम होता है, कोऑर्डिनेट करना, ओके, प्रमोट करना, रेगुलेट करना, बाकी चीज़ों। कार का फुल फॉर्म याद रखना, इंटर एडोप्शन इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ENGO जिसको बोलते हैं। ENGO का मतलब क्या होता है, कि ऐसे एनजीओ जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ग्रीन पीस है, कन्वेंशन इंटरनेशनल, द ग्रीन सॉरी नेचर कंजर्वेंसी है, बाकी के जो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सभी की सभी संस्थाएं, एनजीओ जो है, जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं। उनका काम होता है कि पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें, बाकी इनके रिगार्डिंग रिसर्च पेपर पब्लिश करना, लोगों को अवेयर करना, ओके, और बाकी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराना, कैंपेन चलाना, ये सभी इसको कैसे हम रिजोल्व कर सकते हैं, करंट इन्वायरमेंटल इशू जो है, उनका काम होता है। ये जो करते हैं उनको बोलता है ENGO। ठीक है। यहाँ पर एक दिए हैं, इनको पढ़ लेंगे एक बार। यहाँ पर सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, सडन नेचुरल और मैनमेड, या तो मैनमेड हो सकता है, नेचुरल, कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। मैनमेड हैजर्ड्स, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है, फिजिकल डैमेज, या ओके, या लॉस ऑफ लाइफ, लोगों की जान जा सकती है, या किसी भी रूप में वेल्थ है इन्वायरमेंट में किसी न किसी रूप में डैमेज होता है, उसको बोलते हैं डिजास्टर। अच्छा, ये बताइए कि क्या डिफरेंस होता है हैजर्ड्स में और डिजास्टर में, एनीबडी? हैजर्ड क्या है और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है दोनों में? जल्दी से बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, आगे बढ़ूँ। एनीवन? फिर हैजर्ड जो होता है वो मैन मेड होता है मोस्टली, और डिजास्टर जो मैन मेड क्रिएट नहीं होता है। नेचुरल होता है सर जो। सर हजार्ड जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, और वो जब बड़े लेवल पे होता है तो डिजास्टर में बदल जाता है। जो बड़े स्तर पे जो है सोशल इकोनॉमिक चीजों को प्रभावित करता है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, तो वो हम्म, एक डिजास्टर बन जाता है। ये बात ठीक है। ये डिजास्टर हजार तो कई प्रकार का हो सकते हैं ना, जियोलॉजिकल डिजास्टर, अर्थक्वेक आना, तो वो भी हजार, देखो जब तक उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हो रहा है हजार है, अगर बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर वो डिजास्टर बनता है। ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर भी होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो भी हजार है। ओके, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई इंडस्ट्री जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मशीन बहुत सारी लगी है, और वहाँ पर किसी रूप से कोई मशीन खराब हो जाए, या उसकी वजह से किसी की जान चली जाए, तो वो भी एक हजार कहलाएगा। अगर बड़े स्केल पे हो रहा है तो वो डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है। कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, वो हजार है। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई या बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो डिजास्टर हो जाता है। तो उस चीज को हम मेजर करते हैं। तो जो आपका हैजार्ड्स होता है वो काइंड ऑफ प्रोसेस होता है, ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, जहाँ जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है, इंजरी हो सकती है, या हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है, हजार्ड को एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। हजार्ड को केवल एक खतरे के तौर पे हजार्ड को सर हम्म। केवल एक खतरे के तौर पे देखते हैं, जबकि डिजास्टर जो है बड़ी आपदा होती है, जैसे कि जो इंडोनेशिया में भूकंप आया था 2004 का, तो वो डिजास्टर था। हम्म। ठीक है, तो हजार का मतलब होता है एक सिचुएशन जहां पर एक थ्रेट होता है, देयर इज द थ्रेट फॉर लाइफ, देयर थ्रेट फॉर एनवायरमेंट, थ्रेट फॉर द हेल्थ और प्रॉपर्टी, देयर इज द थ्रेट, उसको बोलेंगे। अगर वो बड़े स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, उससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है प्रॉपर्टी का, इंसानों का, लाइफ का, तो वो आपका फिर डिजास्टर कहलाएगा। ठीक है। अब एक टर्म होता है इसमें वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर कि किसी भी जो हजार्ड है या डिजास्टर है, हम्म, उससे कितनी बड़े स्तर पर चीजें प्रभावित हो सकती है, उनकी संभावना जो होती है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, एनवायरमेंटल हो,
तो जो खतरा मतलब कि जो प्रभावित होने की संभावना होती है कि किसी भी डिजास्टर आने पर, वो वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। संभाव्यता। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मतलब संभाविता या कंडीशन ऐसी, चाहे वो किसी प्रकार का फैक्टर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझे वल्नरेबिलिटी को, तो मान लीजिए कहीं पे फ्लड आया है, तो फ्लड आया है तो नदी के आसपास के जो गांव होंगे वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, उसको वल्नरेबिलिटी बोल रहे हैं। तो आपका वो एक बोल सकते हैं, उसमें इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है, तो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएगा। जो ज्योग्राफिकल, जो चूंकि वो जमीन पास में है नदी के, तो ज़्यादा अफेक्टेड कौन होंगे, वो कम्युनिटी जो कि नदी के आसपास रहते होंगे, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है। जैसे कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन हुए, जो गरीब लोग थे, है ना, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल थे। तो हैजार्ड को लेकर के या डिजास्टर को लेकर जो सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ओके, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। फैक्टर कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, उसको हम बोलेंगे वल्नरेबिलिटी या वल्नरेबल। दोज हु आर मोर ससेप्टेबल, द कम्युनिटी और कैन बी इंडिविजुअल और द फुल कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हैजार्ड और डिजास्टर, उसको हम बोलेंगे वल्नरेबिलिटी। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, पॉइंट ऑफ नेग्लिजेंस आ गया। हाँ, ये भी ठीक है। हजार्ड्स में जनरली हम कभी कभी इग्नोरेंस कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा होता है, लेकिन वो उसका अगर सिविलिटी में ज़्यादा बहुत बड़ी स्केल पर होगा तो फिर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, डिजास्टर कन्वर्ट हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस एक्ट के अंदर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की गई, मतलब प्रोविजन है। जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, हेड किया जाता है। स्टेट लेवल पे आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, इसको एसडीएमए बोलते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर इसको ऐड करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर जो पीएम होता है उसके द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा याद रखना है इसमें, जो डायग्राम है। देखो यहाँ पर एमएचए लिखा है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके अंडर एनआईडीएम आता है, नेशनल, इसका मतलब क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये दोनों एमएचए के अंदर आते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखना, है ना, ये एमएचए के अंदर दोनों बॉडी आती है। नेशनल नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो जो नेशनल लेवल की बॉडी होती है उसको मैनेज करती है, और जो स्टेट लेवल की कमेटी होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो स्टेट लेवल के डिजास्टर अथॉरिटी को मैनेज करती है, जिसके चेयरमैन सीएम होते हैं, इसके पीएम होते हैं। बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए, ऐसे पता होगा ही। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि जापान में हुई है, तीनों, योकोहामा कॉन्फ्रेंस, कोबे कॉन्फ्रेंस एंड सैंडे क्रीक 2015। एग्जाम में आई थिंक लास्ट ईयर ये आया था क्वेश्चन, क्रम में लगाने के लिए, राइट। ठीक है, ओके। योगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जो कि 2005 से लेकर 2015 तक था, उसके बाद 2015 से 13 तक सैंडे फ्रेमवर्क और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब कंट्री जो है इसके जो प्रोविजंस होते हैं उसको मान भी सकते हैं, नहीं। इसका जो फोकस है वो है आपका बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर फ्लड आता है, तो फ्लड लगातार हर साल आ रहा है, तो वहाँ पर वहाँ के आसपास का जो एरिया होगा वो ज़्यादा वर्नेबल होगा, तो इट इज़ बेटर कि वहाँ पर हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दें, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो उसका फोकस ये होता है, इफेक्टिव तरीके से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, पहले से प्रिपेयर रहेंगे, ताकि सही तरीके से रिकवरी हो पाए, रेगुलेट कर पाए, रजिस्ट्रेशन हो पाए, उसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर, ट्रिपल बी। ठीक है, ताकि रिस्क कम हो वहाँ पर। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, स्टेज ऑफ डीएम बोलते हैं। सही क्रम क्या है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है कुछ, आप लोग बताइए, प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर में क्या क्या होगा। हम्म। सब सर, इसमें सबसे पहले तो प्रिपेयर्डनेस होगा, उसके बाद मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस हो गया, ओके। मिटिगेशन मिटिगेशन किस में आएगा पहले, प्रिपेयर्डनेस के बाद। है देखो जो मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन मतलब क्या है, रोकना ना, जो भी डिजास्टर हुआ है उसको मिनिमाइज करते हैं, कम उसके बाद कम करना, जो भी मतलब जो खतरे हैं उनकी संभावना को कम करने की कोशिश करना, कम करना। इम्पैक्ट वगैरह। ओके, प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर।
यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि पहले से हम तैयारी करते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना। क्या बोल रहे हैं? चश्मा लगा दिया आज तुमने? अरे म्यूट करिए। मीटिंग के दो तुम्हें भी चश्मा लगा? क्या हो गया भाई, इतने लोग बोल रहे हैं। म्यूट करिए थोड़ी देर के लिए। सर आप कर दीजिए अगर मीट अपनी तरफ से, ये बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, इसमें दो होता है, एक तो प्री डिजास्टर होता है, एक पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर में क्या करते हैं, क्योंकि डिजास्टर हो चुका होता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब ताकि कम से कम जो है हैजर्ड जो क्रिएट हुआ है, डिजास्टर हुआ है, उसको हम रोक पाए थोड़ा। रिस्पॉन्स जल्दी एफर्ट करते हैं और रिकवरी करते हैं कि नॉर्मल स्थिति में कैसे आ पाएंगे। ठीक है, प्री डिजास्टर में क्या सर होता है। पोस्ट में रेस्क्यू रिकवर एंड जो है वो करते हैं, रेस्क्यू रिस्पॉन्स रिकवर। हाँ ठीक है। और आपका प्री डिजास्टर में अंदर ये में सर पहले ये जो है जानकारी फैलाते हैं उससे, किसी भी आपदा से संबंधित। उसके हम्म, बाद जो है जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं कि अगर आ जाएगी कोई आपदा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीजें होती हैं। उसको प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंशन के, उसको रोकने के लिए, कम करने के, उसके इम्पैक्ट को, एडवर्स को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। रिस्क रिडक्शन, ओके, लोगों को बताना, जागरूक करना, ये सभी चीजें आपकी रिस्क रिडक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, बाकी ये इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर, एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसका काम होता है कि कंट्री के अंदर फॉरेस्ट को जो है कंजर्व करना। बेसिकली इसका काम होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाना कि जो भी डिजर्वेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, या फिर फॉरेस्ट लैंड का यूज हो रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए बिना किसी परमिशन के, तो उसको रोकना। क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। एक्रोनिम यूएनडीआर का फुल फॉर्म यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यहीं तक है। जो जो इम्पोर्टेंट थे, वो जो हो सकते थे, वो मैंने कवर कर लिया इसमें। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का ऐसा है कि आप लोग जो है, अब इतने दिन से मॉक टेस्ट हम लोग, आप लोग लगा ही रहे होंगे। क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते थे, तो मैंने बताया था ऑलरेडी कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। फोकस करना पहले जो क्वेश्चन आपको इजी लगे पेपर 2 में। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन तो इजी होते हैं, 60 क्वेश्चन तो ज़्यादातर इजी रहते हैं पेपर में, 50 मान के चलिए। तो ये पहले कर लेना। बाकी क्वेश्चन सेकंड ऐसा करना, अपना 2-3 राउंड में क्वेश्चन करना। जैसे मैं करता था एक्चुअली, जैसे शुरुआत में आपके 150 क्वेश्चन है पूरे, पेपर 1 है, पेपर 2 है। तो अब जो भी आपको इजी लगता है पहले वो देखना। अब पता नहीं है एक साथ अभी क्वेश्चन में कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक साथ आते हैं पेपर 1 पेपर 2 के, अलग अलग आते हैं, पहले सर सिलेक्शन एक अलग। साथ आते हैं, पेपर वन से स्टार्ट होते हैं, फिर एक साथ खुलते जाते हैं। पहले चेंज नहीं, सारे पेपर वन के खुलते हैं, फिर पेपर टू। अच्छा अभी चेंज नहीं कर सकते, अगर हमको चेंज करना है पेपर 1 से पेपर 2 में जाना है तो। कर सर सकते हैं आई सर। थिंक कर सकते हाँ हैं। सर, चेंज कर कर सकते हैं। सक कर सकते हैं सर, आगे पीछे कर सकते हैं, पहले वो भी कर सकते हैं, टू कर सकते हैं पहले। हाँ, तो बस यही मैं पूछना चाहता था। तो अभी क्या है, आपको जैसे मान लीजिए जो भी पेपर पहले सॉल्व करना है, जिसको आपको जो इजी लगता है वो पहले सॉल्व करना, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि यार इसको क्यों छोड़ना है। जो आपको इजी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ भी है, सबका वेटेज बराबर होता है, सबको बराबर मार्क्स मिलते हैं हर क्वेश्चन को। तो पहले फोकस करना जो आपको इजी लग रहा है, पेपर 1 या पेपर 2, या जो टॉपिक इजी लगता हो तो उसको। जैसे मान लीजिए पेपर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर 2 में आपको लगभग 50 क्वेश्चन तो इजी मिल जाएंगे। मतलब इजी, इतने भी इजी नहीं कि आप तुरंत मार्क कर देंगे, पढ़ेंगे उसको, समझेंगे, आंसर मार्क करेंगे। 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे। और हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, 5-6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पेपर आप लोगों का अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 60-65 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे 10-15-20 क्वेश्चन, वो आप सेकंड राउंड में करना सॉल्व, ताकि आप थोड़ा और टाइम दे पाओ। क्योंकि अगर शुरुआत में आप टाइम दोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा रहता है, हम लोग लगता है बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, हम टाइम बहुत स्पेंड कर देते हैं, 2-2 3-3 मिनट देते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। फिर सेकंड राउंड में कर लेना 20-25 क्वेश्चन, बचे क्वेश्चन में तुक्का मार लेना, ऐसे करके 2-3 राउंड में करेंगे तो आपका पूरा तरीके से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे, और आपको बाद में जल्दी हड़बड़ी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। बट सर इसमें आगे पीछे करेंगे तो उसमें भी टाइम जाएगा ना। आगे पीछे करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, तो मतलब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप, 1 मिनट, आगे पीछे का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बार बार करना है। आप पेपर 2 आप सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर 2 ही सॉल्व करेंगे पूरा।
पेपर वन करेंगे तो पेपर वन ही करेंगे। पेपर वन में 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन पहले करेंगे ना पूरे। ऐसा नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन इसके दिए, 5 क्वेश्चन उसके दिए। एक बार आपने पेपर वन खोला, आपको फिर शुरुआत से पता होता है ना कि आपका कौन सा पेपर स्ट्रॉन्ग है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता है कि पेपर वन में आपका अच्छा है, पेपर टू अच्छा है। उसी को पहले ओपन करना जो आपको अभी मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर कर रहा है। ठीक है। समझ में आ यस रहा है? सर, यस सर। तो उसमें टाइम भी जाएगा ना, वो तो इजी है। जैसे मान लो मैंने पेपर वन किया था तो मुझे पेपर वन इजी लगता था उस टाइम। पेपर टू मैंने पढ़ा नहीं था, मेरा बैकग्राउंड दूसरा साइंस का है। तो मैंने पेपर वन पहले पूरा कर लिया था, फिर पेपर टू किया था। ऐसे ही किया था कि एक बार हम पूरे क्वेश्चन किए, 150 क्वेश्चन में से लगभग जितने क्वेश्चन कर पाए, 60 70 80, फिर उसको दोबारा किए। ये मेरा तरीका था। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सेम फॉलो करना है, ये मैं बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। गिव मी। यस सर, यस सर। सर एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट था, उसके बारे में डिस्कस कर दो थोड़ा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010। देखो उसको पढ़ लेना, अभी सर्च करके अभी देखना पड़ेगा पूरा को। मुझे ठीक है। मैसेज यस सर, करना है, यस। बता दोगे? आप मुझे ग्रुप में डाल देना तो मैं एक बार शेयर कर दूंगा कुछ। ठीक है। बाकी भी अब असेंबली यस तो सर, यस सर। कोई डिस्कशन ना तो कर यस सर, यस। सकते हैं। सर वो जो बता रहे हैं वो, सर वो FCRA एक्ट होता है, फॉरेन हम्म, कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट वो होता है। और 2010 में आया था। मतलब जो जैसे हम लोगों के कोई NGOs होते हैं तो उसको फंड लेना होता है, तो जो बाहर से जो फंड लेते हैं उसके लिए NGO को FCRA में अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। हम्म, और ये जो मैंने FCRA आपका जो बाहर से पैसा आता है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री आपका वो सारा कुछ देखती है, क्योंकि सर बहुत सारा ब्लैक ब्लैक मनी पहले आ जाता था उससे। इसीलिए हम्म। उसको अब होम मिनिस्ट्री देखती है पूरा। तो मतलब बेसिकली यही है कि जो बाहर से फंड आता है उसको FCRA रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बट सर वो 1976 में आया था, 2010 में तो अमेंड हुआ है, फिर 2020 में भी अमेंड हुआ है। कमेंट हो चुका है 1 2 बार तो। अब उस कुछ नए प्रोविजन होंगे, एक बार देख लेना अगर आपको पढ़ना है। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ अगर पता नहीं है तो उसको अभी छोड़ दीजिए, और कुछ अलग से कुछ मत पढ़िए। अगर पढ़ना है तो अभी टाइम है, अभी आराम से रात में ओपन करके पढ़ लेना। ठीक है। क्लियर है? बाकी और कुछ पूछो तो यस सर, बताओ। यस। बस इतना ही है। देखिए स्ट्रैटेजी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग डिस्कस करते रहे हैं बीच बीच में। तो बस आपको जाना है आराम से, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं शुरुआत में अच्छे से करना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम भी जाता है और मन खराब होता है, तो आगे वाले जो सही क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो पहले शुरुआत में आप इजी इजी क्वेश्चन कर लेना जितने हो सके, पर पढ़ने के बाद लगता है कि क्वेश्चन आ रहा है, मार्क करते जाना। उसके बाद धीरे धीरे करके सेकंड स्टेज दोबारा आप अटेम्प्ट करेंगे तो जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नए भी आएंगे ना। तो अचानक से आप कोई क्वेश्चन नया देखा हो, उसमें टाइम बर्बाद कर दिया बहुत सारा टाइम, तो फिर आगे वाले क्वेश्चन में गलती हो जाती है, वो सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा फोकस करना। ओके। कल आप लोगों का एग्जाम है, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम देना। गाइस ओके। तो अभी देखो जैसे हर बैच के अंदर जब लास्ट क्लास होता है तो एक हम एक वो फोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं। तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं सो दैट आई कैन क्लिक वन पिक्चर ऑफ दिस बैच। इसको दो ही आ रहा है इसमें फ्रेम में। हाँ अभी आ रहा है। एवरीबडी जस्ट ओपन योर कैमरा सो वी जस्ट क्लिक सम पिक्चर। बाकी लोग कहाँ चले गए? नाउ फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग योर फेस एवरीवन। इतने ही लोग थे क्लास में? एक मिनट। वी हैव 17
Everybody, please unmute your video also. इस तरफ से आएगा, आ रहा है ना? अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल बढ़िया से एग्जाम देना। एग्जाम के बाद प्लीज आप लोग क्वेश्चन जरूर शेयर करना, ये जो भी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो so मच। much, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्लीज आप लोग टाइम पे पहुंचाना एग्जाम के लिए, क्योंकि कभी कभी जो है आप लेट करते हैं, तो वहाँ आराम से जाके 1 घंटे पहले बैठ जाना, कोई जल्दी नहीं है ना, और आराम से एग्जाम देना। पे क्या पानी क्या भी पीना। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? आई थिंक अब मैंने एग्जाम दिया नहीं 2-3 साल से, तो क्या आधार कार्ड लगता है और आपका एडमिट कार्ड वो लगेगा? आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। ओके, ओके, फोटो और फोटो कॉपी आधार कार्ड का या ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है? ओरिजिनल भी ले ओरिजिनल। जाना पड़ेगा। ओके पासपोर्ट। ओके, फोटो ओरिजिनल कॉपी। हम्म, बोलिए बोलिए। फोटो। ओरिजिनल आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड। ओके, और वो ओके पासपोर्ट साइज फोटो जो एप्लीकेशन में जो फोटो दिया है वही वाला फोटो हाँ, लगेगा। सेम एज इट। ठीक है, किसका ओके। क्वेश्चन था? तो बैग वगैरह कुछ अलाउ तो नहीं है ना, मतलब कि हम लोग कुछ अगर 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 मोबाइल वगैरह कैरी करते हैं तो नहीं, अगर उसको कोई कुछ नहीं ले सेफ्टी जाना। नहीं, अगर आप वहां पे। इयररिंग, चेन, रिंग, ये सब भी, अगर नोज पिन ये भी पहनते हो, सब निकाल के जाना पड़ेगा। ओके। हाँ, तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना वहाँ जाके, या आप ग्रुप में जो है आप लोग शेयर कर देना जो जो रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट, जिसको पता है ना, क्या क्या चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। एक्चुअली आप लोग तैयारी कर लिए अच्छे से और एग्जाम में आप ना पहुंच पाए, या फिर किसी वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो ठीक नहीं रहेगा। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, अच्छे से आराम से सभी सोइए। सुबह उठ करके अगर थैंक यू पढ़ना हो एवरीवन, तो पढ़ लेना, ऑल द अदरवाइज बेस्ट। ओके। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। एंड कल एग्जाम दे करके प्लीज आकर के क्वेश्चन जरूर बताना, जो जो क्वेश्चन आपको रिमेम्बर याद रहे थोड़े बहुत। यू जस्ट शेयर इन ग्रुप। ओके सर। ओके, गुड ओके नाइट सर। एवरीबडी। गुड नाइट। नाइट सर, थैंक यू सर। नाइट सर। थैंक यू सो मच सर। गुड गुड नाइट नाइट, गुड एवरीवन एंड ऑल द नाइट। बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन।